अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। शाहजाद हुसैन बट वेलकम टू द शो। कल भी हम यही बात कर रहे थे कि मुल्क आगे बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए और इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो उसके साथ मुआशी स्टेबिलिटी आएगी। इस्तेहकाम मईशत में भी तभी आएगा जब सियासत में इस्तेहकाम होगा। ये बात शुक्र है कि हुकूमत भी इस चीज़ का इदराक कर रही है और वो कह रहे हैं कि काफ़ी बेहतर हो गया, आगे मज़ीद बेहतर होना चाहिए। तो उस बाबत अर्ज़ करूँ कि जो डायलॉग्स की बात स्टार्ट हुई थी, जो हमेशा से हम तो ये कह रहे हैं कि आपस में बैठ के बातचीत करें, अब एक 5 रुकनी कमेटी बनाई मुज़ाकरात के लिए तहरीक इंसाफ ने, उनसे बातचीत कोई नहीं कर रहा। हुकूमत की तरफ, हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वैसे कि हुकूमत चूंकि एक हायर पोजीशन पे है, लचक उनको दिखानी चाहिए, एक स्टेप थोड़ा सा आगे आना चाहिए और मामलात रिजॉल्व की तरफ जाने चाहिए। खैर, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ इख्तियार वली साहब मौजूद हैं, रहनुमा PMLN। शौकत बसरा साहब हमारे साथ होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इख्तियार वली साहब, मैं स्टार्ट में आपसे करूंगा। पहले ये था डिमांड गवर्नमेंट की कि गैर मशरूत होने चाहिए, जो रखा है तहरीक इंसाफ ने, शराइत जो रखी हैं कि ये 9 मई और 26 नवंबर पे जुडिशल इंक्वायरी होगी तो हम बात करेंगे। दूसरा, हमारे जो असीरान हैं उनको रिहा किया जाए। अब उससे भी वो रिपोर्टेडली वो पीछे आ गए हैं मामला के, चलें गैर मशरूती से स्टार्ट तो हो। हुकूमत अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है, क्यों नहीं करना चाहती हुकूमत? क्या उसकी वजह ये है कि जो वो मांग रहे हैं वो आप दे नहीं सकते उनको? थैंक यू वेरी मच बाजवा साहब। बात ऐसी है कि जब मुज़ाकराती कमेटी बनती है तो वो राब्ता करती है और वो ऑफिशियली ऐलान करते हैं और फिर उसका राब्ता होता है पार्लिमान में या वज़ीर आज़म से या फिर हुकूमती वज़रा से। और अगर वहाँ पे जाते हुए कोई शर्म महसूस होती हो तो फिर स्पीकर का चैम्बर हाजिर होता है। स्पीकर के चैम्बर में जाके उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ये हमारी कमेटी है। तो उनकी बात और उनका मैसेज हुकूमत तक कन्वे कर दिया जाता है। अभी 24 घंटे के लिए ये लोग अच्छे बच्चे बने ही नहीं थे कि आज इन्होंने कह दिया कि हम मुज़ाकरात भी नहीं करते और अब तो हम असला लेकर आएंगे। अली अमीन ने बयान दाग दिया। तो बात सारी ये है कि अगर आपने मुज़ाकरात से पहले ये शर्त रख दी कि अगर आप फला काम करेंगे तो आपके साथ मुज़ाकरात होंगे, वरना मुज़ाकरात नहीं होगा। मुज़ाकरात तो इसीलिए होते हैं कि आप मुज़ाकरात की टेबल पर बैठते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज के पास जो हथियार और टूल होता है वो डायलॉग होता है। डायलॉग जब शुरू होता है तो उसमें फिर आप जाके बात करते हैं कि आप 9 मई पे जुडिशल कमीशन बनाओ, आप 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन बनाओ, आप फलां चीज़ पे जुडिशल कमीशन बनाओ, कोई GAT बनाओ। वहाँ पे जाके फिर मुज़ाकरात शुरू होते हैं और आपके पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन शुरू हो जाती है। लेकिन बिफोर इट टेक अ स्टार्ट द डायलॉग थिंग, तो आप उससे पहले कह दें कि ये काम करें वरना फिर मुज़ाकरात भी नहीं होंगे, तो मतलब ये तो फिर वो ना करने वाली ही बात। लेकिन वो इतना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। मिसाल के तौर पे 9 मई पे एक जुडिशल इंक्वायरी करवाना, वो हुकूमत ने जुडिशल कमीशन अनाउंस करना है, फिर कोर्ट उस पर एक जज साहब मुकर्रर कर देंगी जो भी, और 26 नवंबर पे भी करवा लीजिए। उसमें इतना क्या वेट किस चीज का उसमें? अब आप एक स्टेप फॉरवर्ड ले लें, यू द गवर्नमेंट। देखिए, और इनकी क्या डिमांड्स है, यही है ना, 9 मई की है और 26 असीरान की रिहाई की भी है कि नाहक जिनको बंद किया हुआ उनको छोड़ा असीरान की। हाँ ठीक है, तो ये बातें क्या डायलॉग पे बैठ के नहीं हो सकती हैं, मुज़ाकराती कमेटी में नहीं हो सकती हैं। लेकिन डायलॉग के लिए आपको एक अच्छा माहौल भी देना होता है, आपको एक सॉफ्ट इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करना होता है। अगर आप वो नहीं कर रहे और आप पेशगी इतनी सख्त शराइत कर दें तो बात कैसे आगे बढ़ेगी? सही, अच्छा माहौल तो उन्होंने प्रोवाइड नहीं करना होता जिनके पास ताकत होती है। इन दिस केस आप चलें, हुकूमत क्या लेते हैं? तो ये इतने अजीबुल खलकत मखलूक है कि इनके साथ ये बातें हमारी उस वक़्त भी हुई जब ये हुकूमत में थे। हमने इनको ऑफर की थी कि आइए लेट्स मेक एक मीसाक करते हैं, जिसको चार्टर कहते हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी। ये उस पे इन्होंने हमारा मजाक उड़ाया। इनको जब भी हमने फिर पार्लिमान के सिस्टम को चलाने की बात की जो हमारे अरकान के साथ ज्यादती हो रही थी, जिस तरह, नहीं इतनी पुरानी नहीं है, अभी कल ही की बात है, अभी हम पे गुजरी है ना, इतनी पुरानी तो हमारे जख्म भी ताज़ा हैं। तो इनको जब हमने ये कहा कि राना सनाउल्लाह पे केस गलत बनाया है, आपने एहसन इकबाल को गलत पकड़ा है, आपने साद रफीक को गलत पकड़ा है, तो ये हमारा मजाक उड़ाते थे कि ये NRO मांग रहे हैं।
तो ये तो आपको जब हुकूमत में होते हैं तब भी इनका इख्तियार भाई हम तस्लीम करते हैं आपकी जो गुफ्तगू है वो दुरुस्त है, आपका ये मजाक उड़ाते हैं कि जनाब ये है। सवाल मैं जरा आपसे सीधा सा आसान सा सवाल करना चाहता हूँ। मेरा सवाल किबला आपसे, अच्छा थोड़ा उसको जरा हार्ड कर देता हूँ। फिर मेरा जरा मुश्किल सवाल फिर ये है किबला कि आप एक तरफ वो कहते हैं ना आप गिरे बांधते जा रहे हैं, कभी कोई पर्चा दे दिया, कभी रेंजर का दे दिया, कभी पुलिस का दे दिया, कभी कोई दे दिया, और साथ मुज़ाकरात की बात करते हैं। जबकि अगर आप पीटीआई की तरफ देखें ये अब आसान हो गया, जब जरा पीटीआई की तरफ देखें तो वो हमेशा डू मोर की बात करते हैं कि पहले ये दो मुतालबात करो। मुझे तो आसान ज़बान में ये समझा दे पाकिस्तानी अवाम को कि भाई ये मुज़ाकरात कोई मजाक हो रहा है, इस मुल्क में होने क्या जा रहा है, आप क्या देख रहे हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है आप, मुझे तो आसान जवाब में समझा दे। भट्ट साहब आसान अल्फाज ये है कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल आगाह है, लेकिन इनके पास जो हुजम है पार्लियामेंट में ये अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर रहे। आप क्या समझते हैं कि पुलिस का बंदा अगर मर जाए तो FIR ना कटे? आप क्या समझते हैं, या ये लोग क्या समझते हैं कि रेंजर के 4 जवानों पर गाड़ी ऊपर से चढ़ा के उनको कत्ल कर दो और उस पर FIR ना कटे? व्हाट डू यू थिंक कि इनको लाइसेंस टू किल दे दें? इनको लोगों को मारने का लाइसेंस मिलना चाहिए। और इनका कौन सा मार्च है? इनकी तो हिस्ट्री बन चुकी है। जेल में बैठ के आप पास्ट में इमरान खान साहब जेल में बैठ के उसकी प्लानिंग कैसे कर रहे थे, और फिर उन्होंने बाहर वो इम्प्लीमेंट करवा दिया। 302 की दफा लगा दी है, 324 भी लग सकती थी कत्ल बे सबब मिसाल के तौर पे। लेकिन मुझे नहीं, आप बताइए ये क्या ये बाहर करने वाले ये लोग हैं जो कर रहे हैं? इनको डायरेक्शन वहां से नहीं मिलती, अडियाला जेल से नहीं मिलती। अडियाला जेल से इनको यही नहीं कहा जाता कि आप जो मर्जी है इंतशार कर दो। मैं शौकत बसरा साहब रिस्पॉन्ड कर देते हैं। मैं तो समझता हूँ आपने काफी जो बातें की वो जाहिर है कि वो वही रिस्पॉन्ड करेंगे ना जिनके बारे में आप इससे कबल के हम शौकत बसरा साहब से यही बात पूछना चाह रहे हैं। आप सिर्फ दो हमें ये बातें क्लियर कर दें कि भाई होने क्या जा रहा है। मुज़ाकरात वाली बात जो मैंने आपसे पूछी है कि क्या आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है? नहीं, ये मुज़ाकरात अगर ये सीरियस हैं तो इनकी कमेटी को जाना चाहिए पार्लियामेंट में, अपने कोलीग से बैठ के बात शुरू करें। वरना अगर उनके साथ नहीं बैठते हैं तो स्पीकर चैम्बर में चले जाएं। मेरे ख्याल में विद इन नो टाइम इनके मुज़ाकरात। शौकत बसरा साहब, मुल्क आगे बढ़ना है, चलाना है, मतलब आगे निज़ाम फंसा हुआ है मुल्क, और पिछले 2-2.5 साल से एक जगह पे फंसा हुआ है। इफ आई मे पुट इट दिस वे, मेरे ख्याल में तो कोई पेशरफ नहीं है, बल्कि ऐसे लगता है जैसे रिग्रेसिव मोड पे है सियासत मुल्क की जो है। तो वो ये कह रहे हैं, मैं तो उनसे अर्ज कर चुका कि हुकूमत है, आपको एक कदम आगे जाना चाहिए। वो कहते हैं कि आपने कमेटी बनाई है तो बना के अनाउंस कर दी, हमसे मिले तो सही आके। बाजवा साहब और भट्ट साहब दोनों भाइयों को सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जो झूठ बोले उस पर अल्लाह की 100 बार नहीं 1000 बार लानत। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि जहां तक आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, देखिए आप दोस्त थे जो अहले दानिश थे, जो सहाफ़ी भाई थे हमारे, जो पॉलिटिशियंस थे, जो कहते थे कि आप इन लोगों से मुज़ाकरात क्यों नहीं करते। हम आपको बार बार कहते थे कि ये बेचारे पपट्स हैं, ये कठपुतलियां हैं, ये फार्म 47 के नमूने हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने इनसे मुज़ाकरात को इनिशिएट किया। अब मैं आपको ताज़ा तरीन सूरत बता देता हूँ। स्पीकर साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई, हमने उनसे कहा कि हमारे मुतालबात यही हैं, 1 साल हो गया है हमारी एप्लीकेशन पड़ी है, उसके ऊपर आप जुडिशल कमीशन बना दें सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस की सरबराही में। सुन लें, हमने कल इलाका मजिस्ट्रेट में अपनी एक जो इस्तगासा उसके कहते हैं वो हमने दायर कर दिया है। साथ हमने एप्लीकेशन दी है कि हमें वो CCTV फुटेज फराहम की जाए। जो यार शौकत भाई क्या बातें कर रहे हैं आप इस्तगासा की इतनी, और क्या बातें कर रहे हैं इस वक्त? आज तारीख 14 दिसंबर है शौकत भाई। 14 दिसंबर का मतलब क्या है? डेट खत्म हो गई है। कल सिविल नाफरमानी की तारीख जो है वो इमरान खान ने कॉल की हुई है, तो मुल्क का घड़ा इसका जवाब दे आप इस्तगासा को। भट्ट साहब इसका प्लीज का बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं पहले आपको ये बता दूं कि हमने साथ एप्लीकेशन जो भी बात की ना इख्तियार वली साहब ने, हमने बाकायदा एप्लीकेशन दी है कि हमें CCTV फुटेज दी जाए,
पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल की, पिम्स हॉस्पिटल की, और इसी तरह हमें जो सेफ सिटी कैमरास हैं उनकी वीडियोस फराहम की जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जहां तक सिविल नाफरमानी की तहरीक है, इनके पास 2 दिन बाकी और हैं। अगर इन्होंने हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए और उसके ऊपर TORs ना बनाए, इनिशिएट ना किए, तो कोई कुव्वत हमें नहीं रोक सकेगी। उसके ऊपर हमारा पहला स्टेप जो है, हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तान 99% जो तहरीक इंसाफ के साथ हैं, जिनकी वजह से हमारे मुल्क के वसाइल और वो यहाँ पैसे भेजते हैं, और ये जो टोला बैठा है, जो चंद लोग हैं, जो चंद खानदान हैं, जो 70 साल से पाकिस्तान को चूस रहे हैं और वो लूट रहे हैं, वो हम उनको कहेंगे कि वो रेमिटेंसेस रोक दें। और आप देख लें कि 2 दिन बाद हम इस पर अमल पैरा होने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आखिरी क्वेश्चन सिर्फ इख्तियार वली साहब इसको जरा रिस्पॉन्ड कर दें। ये फिर अगेन ये कोई इतनी नाजायज डिमांड नहीं है जो शौकत बसरा साहब कर रहे हैं कि पिम्स हॉस्पिटल की, पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल की, जहां पर इंजर्ड गए उस वक्त की CCTV फुटेज होगी, वो दे दें, क्लियर कर दें मामले को। सेफ सिटी कैमरास भी, सेफ सिटी कैमरास भी। देखिए ये इनके पास इनका ये राइट बनता है कि इनको मिले, लेकिन इनसे सवाल ये पूछना है कि जो बर्डन आप हमारे इधर डालना चाहते हो, आपके पास तो पेशावर से लेकर डी चौक के 1-1 मिनट सर उनको छोड़े ना, देखें जो सरकारी इंस्टॉलेशंस की, सेफ सिटी कैमरास की और अस्पतालों की जो फुटेज है वो उनके पास तो नहीं है। साहब मांग रहे हैं, क्लियर करें बात को, आप उनको पता भी चले कि अब कोई आप बहुतान लगा रहे थे, ये ले फुटेज देख लें आप। ठीक है, अच्छा ये आए, उसके लिए जो कानूनी प्रोसेस है, ये कोई ऐसे तो नहीं है ना कि ये बसरा साहब मुझसे शो में मांगे और मैं इनके हवाले कर दूं कि ये ले। उसके लिए जो लीगल प्रोसेस क्या है वो पूरे करें। डेफिनेटली इनको दरखास्त देनी पड़ेगी। अच्छा। ये दरखास्त दें, इनको मिल जाएगी। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि इनके मिसिंग पर्सन का बयानिया भी ऐसा ही है। रात को मैं नसरुल्लाह मलिक साहब के शो में बैठा हुआ था, इन्होंने एक लिस्ट जारी की है कि इतने इतने लोग हमारे मिसिंग्स हैं। मैंने पहले इनको कह दिया था कि आपके सारे मिसिंग पर्सन्स आपको पेशावर में CM हाउस में मिल जाएंगे। अगर आपको बुशरा बीबी भी नहीं मिल रही है, जो इधर अदालतों की मिसिंग है, वो आपको वहां पे मिल जाएगी। कल सर वो तो शो में, लाइव शो में खालिद मजारी नाम का एक शख्स वो टीवी पर आया और उसने कहा कि मेरा नाम PTI वालों ने मिसिंग पर्सन पूरे पाकिस्तान में। खालिद मजारी एक ही तो नहीं है। आईडी कार्ड का नंबर भी वही है, आईडी कार्ड का नंबर भी वही है, टेलीफोन नंबर भी वही है, बसरा साहब इस पर रिस्पॉन्ड कर दें, भी वही है, टाइम का मेरे पास भी वही है। ठीक यार बाजवा साहब, ये तो 2 चीजें बसरा साहब रिस्पॉन्ड कर दें। एक वो कह रहे हैं दरखास्त दें, आपको फुटेजेस दे देंगे, ऐसे तो नहीं आपको दे सकते। दूसरा वो कह रहे हैं ये कि आईडी कार्ड नंबर उस लिस्ट के अंदर, फोन नंबर और सारा कुछ और नाम वो उस बंदे का है जिसका ताल्लुक PTI से नहीं है, और उसने ऑन एयर एतराफ किया कि भाई मैं तो ये लिस्ट में कहां पे मुझे डाल दिया। वंस अगेन झूठ बोलने वाले पर 100 बार अल्लाह की लानत। दूसरी बात, एक अल्लाह की अदालत है और एक ये दुनिया की अदालत है। मैं कहता हूं कि एक इंसान का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। तो ये तो गलत बातें कर रहे हैं, देखें, और आप इनको फजूल में टाइम दे रहे हैं। वो किसी को कातिल कह रहे हैं, ये हमें कातिल कह रहे हैं। ये खुद क्या चीजें हैं, इनको नहीं पता कि अली अमीन के गार्ड्स ने फायरिंग की है। ये क्यों उस पर पर्दा डाल रहे हैं? अली अमीन फुटेज से क्लियर हो जाएगा ना सर। यही तो वो कह रहे हैं कि CCTV फुटेज जो सेफ कैमरास की वहां पे लगी हुई है, इर्द गिर्द बिल्डिंग्स की भी फुटेज है, उससे क्लियर हो जाएगा किसने भागने लगे थे। जब ये भागने लगे और ये डी चौक छोड़ने लगे और बुशरा बीबी, उमर अयूब और अली अमीन एक गाड़ी में बैठे, तो उस वक्त इनके कारकुनों ने इन पे बोतलें मारी, इनको पत्थर मारे, तो उन्होंने फायरिंग नहीं की। हुजूर वाला, मैं वही कह रहा हूं ना कि उसका उसमें क्लैरिटी तभी आएगी जब फुटेज आप लोग दे देंगे और क्लियर कर देंगे जो इल्जाम आप लगा रहे हैं। तो यार बात ऐसी है कि मैं इनको इस तरह नहीं दे सकता। सरकारी चीज बाजवा साहब आपको पता है, तो आपको कोई सरकारी दस्तावेज अगर चाहिए होती है उसके लिए आपको दरखास्त देनी पड़ती है। चलें ठीक है, लास्ट रिस्पॉन्ड कर दें बसरा साहब। तो ये तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि मैं इनके हवाले कर दूं। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ इख्तियार वली साहब मौजूद थे, शौकत बसरा साहब थे। अगर बड़ा सादा सा मामला है, इसको क्लियर करने का, ये कोई नाजायज डिमांड नहीं है इन अ वे कि आप सेफ सिटी कैमरास की फुटेज, अस्पतालों की फुटेज और उन बिल्डिंग्स की जो वहाँ पर जो इर्द गिर्द थी रिलीज कर देनी चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि ये मौका ना मिले सो कॉल्ड के मतलब कोई प्रोपेगेंडा कर रहा है या झूठ बोल रहा है। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे हमारे। चैंपियंस ट्रॉफी पर क्या ICC ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ मान लिया है?
क्योंकि मुतज़ाद रिपोर्टिंग हो रही है। इंडियन मीडिया कहता है कि नहीं, भारत ने तो बिल्कुल अग्री नहीं किया कि जो टूर्नामेंट्स भारत में होंगे, पाकिस्तान चाहे न्यूट्रल वेन्यू पे खेले, लेकिन अगर सेमीफाइनल फाइनल में आएगा तो फिर फाइनल और सेमीफाइनल भारत में ही होंगे और पाकिस्तान को यहाँ पे आना पड़ेगा। एट द वेरी सेम टाइम चैंपियंस ट्रॉफी पे भारत जो है वो अपना मौक़िफ़ लेके बैठा होगा, हमने यहाँ पे नहीं आना। पाकिस्तान और इंडिया अगर फाइनल में आ गए, हम फिर भी पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। खैर, इसमें कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत है। तो दो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एजाज वसीम बाकरी साहब पाक से और विवेक प्रभाकर हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं। एजाज, मैं पहले आपकी तरफ आता हूँ। ये आपके पास क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से क्लैरिटी है? इंडियन मीडिया जो क्लेम कर रहा है वो गलत क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान की तो हमने बात अब तक मानी नहीं है। हमारे यहाँ पर बोर्ड ये कह रहा है कि आईसीसी ने हमारी बात मान ली है। थैंक यू सो मच अकबर। देखिए, पहली बात तो ये है कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके कि ये बात अब किसी हद तक फिक्स हो गई है कि 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में होना है, पाकिस्तान और जो अपने राउंड मैचेस हैं वो श्रीलंका में खेलेगा। अब एक चीज जो भारतीय मीडिया की तरफ से आ रही है कि पाकिस्तान गो के राउंड मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। इंडिया पाकिस्तान गेम भी अब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1.5 लाख क्राउड के सामने होने की बजाय अब कोलंबो में खेलेंगे। यहां तक तो ये बात मान रहे हैं। ये भी शुक्र है कि ये हाइब्रिड मॉडल लगवाने आए थे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, लाहौर कराची में हाइब्रिड मॉडल लगवाने आए थे। तो इनके अपने T20 वर्ल्ड कप में इन्होंने कम से कम पहला हाफ तो मान लिया कि हमारे T20 वर्ल्ड कप में भी हाइब्रिड लग गया है। अब बहस इस बात की हो रही है कि क्या पाकिस्तान अगर फाइनल में पहुंचता है T20 वर्ल्ड कप 2026 के, तो क्या पाकिस्तान इंडिया ट्रेवल करेगा? बड़ी सादा सी बात है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकिफ ये है, मैंने कल पीसीबी के टॉप ऑफिशियल से ये दोबारा भी चेक किया, अब भी देखेंगे, अब तक शाम होने वाली है, अभी तक आईसीसी का शेड्यूल नहीं आया है। ये जरूरी नहीं है कि इंडियन मीडिया के जर्नलिस्ट जो बात कर रहे हो वो हकीकत भी हो। हम लोग अपनी बाज दफा, मैं भी पाकिस्तानी हूं, मैं भी पाकिस्तान का केस जब लड़ता हूं तो अपनी ख्वाहिशात को भी खबरें बनाने की हम कोशिश करते हैं इंडिया के सामने, जब इंडिया पाकिस्तान की बात चल रही होती है। मुझे एक सिंपल सी बात समझाएं, जब पाकिस्तान ने यह कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर जो मॉडल लगेगा वो मॉडल जाके लगेगा 2026 के T20 वर्ल्ड कप में। मंडे वाले दिन, पीर के रोज, अकबर पीर के रोज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 2 ऑफिशियल्स के साथ बीसीसीआई के लोगों के मुज़ाकरात होते हैं दुबई के अंदर। उनके अंदर फ्लोटिंग फाइनल बात जब होती है तो फ्लोटिंग फाइनल के ऊपर बात आगे बिगड़ जाती है। इंडिया कहता है कि हम अपने मुल्क में होने वाले T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने पाकिस्तान अगर पहुंचता है तो अगर हम भी फाइनल में हुए तो हम बाहर नहीं जाएंगे। तो पाकिस्तान ने कहा कि आप लाहौर में फिर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलने आ जाओ अगर आप क्वालिफाई करते हो। ये कहते हैं नहीं। मुझे एक सादा सा सवाल का जवाब दें, पाकिस्तान 2026 के T20 वर्ल्ड कप के मैचेस सारे श्रीलंका के अंदर खेलता है, श्रीलंकन वेदर में खेलता है, श्रीलंकन पिचेस पे खेलता है, श्रीलंकन कंडीशन में खेलता है। जो हम इनको दुबई में ये सहूलत दे रहे हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में, पाकिस्तान फाइनल में आ जाता है। तो मुझे बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या ऐसे करेगी कि वो 3 दिन पहले इंडिया पहुंचे, नए माहौल के अंदर पहुंचे और वहां पर फाइनल खेले उस टीम के खिलाफ जो पिछले 1 महीने से वहां पर T20 वर्ल्ड कप खेल रही है? तो ये तो डिसएडवांटेज वाली बात है। पाकिस्तान ने ये बात नहीं मानी है जब तक ये बात फ्लोटिंग फाइनल की फिक्स नहीं होगी। इसलिए आज का दिन भी गुजर गया है, अभी तक शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ, ना ही एग्रीमेंट का ऐलान हुआ है। जी विवेक, क्या आप बात का जवाब देना पसंद करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जब तक आईसीसी कुछ ना बोले तो हमें कुछ भी बोलना एक स्पेक्यूलेशन होता है, मगर सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है, तभी इंडियन मीडिया में चल रही है कि पाकिस्तान ने जैसे पहले बोला था कि हम हाइब्रिड मॉडल पे तो हम कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करेंगे, फिर पाकिस्तान नीचे आया और बोला कि ठीक है हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। फिर पाकिस्तान ने ये कहा कि ठीक है आप हाइब्रिड मॉडल पे खेलिए, हम सेमीफाइनल भी एक दुबई में रख देंगे अगर इंडिया पहुंचा तो, लेकिन फाइनल तो लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में ही होगा। वो बात भी नहीं हुआ, वो बात भी बीसीसीआई ने अग्री नहीं किया। उन्होंने साफ बोला कि अगर हाइब्रिड मॉडल होगा तो और अगर हम फाइनल पहुंचे हम तब भी पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे। तो वहां पर भी पीसीबी को मानना पड़ा वहां पे बीसीसीआई का। लेकिन जब यहाँ पर बात आई फिर पीसीबी ने यही टर्म रखा कि ठीक है 2026 में जब T20 विश्व कप होगा तो आप लोग जब आप लोग हम लोग भी भारत नहीं जाएंगे। तो यही सुनने में खबर आ रही है कि उन्होंने बोला ठीक है इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होगा, ऐसे भी श्रीलंका को होस्ट है तो इंडिया पाकिस्तान को हम कोलंबो में रख सकते हैं। सही है, वो उस बारे में बीसीसीआई विचार कर रही है। लेकिन उसको अगर देखा जाए तो श्रीलंका अगर जो मैच खेलेगी
श्रीलंका में जो मैच खेलेंगे दोनों, लेकिन अगर सेमीफाइनल फाइनल हुआ तो फिर पाकिस्तान को तो भारत आना ही पड़ेगा। वहां पर बीसीसीआई और जो है वो बिल्कुल भी बच करने वाली नहीं है। विवेक, अब तक की जो बात सामने आई है उसमें आप क्या समझते हैं, इंसाफ के तकाजों के मुताबिक क्या भारत घाटे में है या पाकिस्तान, या फिर ये बराबरी का सौदा हुआ है और इंसाफ पर मबनी हुआ है? क्या कहेंगे विवेक? देखिए जहां बीसीसीआई की जहां बात आती है तो बीसीसीआई ने हमेशा यही कहा है कि हमें प्लेयर्स की सिक्योरिटी पैरामाउंट है, सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, और सरकार ने इजाजत नहीं दी है तो हम तो जाएंगे नहीं। तो वो लिख के क्यों नहीं देते आप? किसी भी मतलब इंडिया लिख के क्यों नहीं दे देता कि सिक्योरिटी का इशू है और ये हमारे कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी नहीं मिल सकती। यहाँ पे तो वो कह रहे हैं कि आए आप आके विजिट भी कर लें और देखें कि किसी किस्म का अगर आपको उसमें लैप्स नजर आ रहा है अरेंजमेंट्स के अंदर तो लिख के दे दीजिए। देखिए लिख के देना है या नहीं है, लेकिन इंडिया का स्टैंड हमेशा क्लियर है। लिख के दे देने से क्या, स्टैंड भी तो वही रहेगा ना, चाहे लिख के दे या ना दे। क्या लिख के देने से आपको आप चाहते हैं कि एक स्टैंप लग जाए और वो बीसीसीआई ने लिख के दिया होने को। तो बीसीसीआई और पीसीबी के बीच एक बायलैटरल सीरीज का भी एक अग्रीमेंट हुआ था कि हर 2-3 साल पे एक बायलैटरल होगी। तब बीसीसीआई के सेक्रेटरी अनुराग ठाकुर का उसमें सिग्नेचर था, लेकिन मुझे याद आता 2012 के बाद भारत पाकिस्तान ने एक भी बायलैटरल नहीं खेला। तो उसको ध्यान में रखते हुए तो ऐसे तो अग्रीमेंट तो तब भी हुआ था, लेकिन वो अग्रीमेंट अभी भी आप जो बता रहे थे कि ये इंसाफ के तकाजों पर हुआ है, उस बात को मुकम्मल कर ले। क्या ये घाटे का सौदा हुआ है या इंसाफ के तकाजों पर हुआ है? इसका जवाब क्लियर कर दे। एडवांटेज बीसीसीआई इज अ पावरफुल बोर्ड, इट्स एडवांटेज बीसीसीआई ऑफ कोर्स, एंड ऑफ कोर्स आईसीसी आल्सो नोज कि सारा रेवेन्यू वहीं से आता है, तो आईसीसी को भी बीसीसीआई की बात माननी पड़ेगी। और आईसीसी इसी तरह से किसी पे वो गवर्निंग बॉडी नहीं है, वो एक मेंबर्स बोर्ड है, तो वो इस तरह से ऐसा गवर्न कर सकती है। बाकरी साहब अब बात ये है, रियलिस्टिकली स्पीकिंग जो विवेक बात कर रहे हैं, फर्ज कर लिया कि यूं हो जाता है, यानी कि इंडिया हमारी उस पे एक टर्म पे कि भाई आपका फाइनल हुआ तो हम लाहौर नहीं आएंगे, हमारे यहाँ पे होगा तो आपको आना पड़ेगा वहां पे। उसूल की बात आप कर रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन अगर यही मामला चलता है, ये हट धर्मी कायम रहती है, पीसीबी में आपके सोर्सेज क्या कहते हैं कि फिर वो आखिरी एक्सटेंट तक जाने को भी क्या तैयार है कि ठीक यूं है तो फिर कोई मसला नहीं, पाकिस्तान फाइनल होगा, देखी जाएगी, हम जाएंगे ही नहीं, जो मर्जी हो जाए, बज नहीं करेंगे उसके ऊपर। क्या आपके सोर्सेज पीसीबी के कहते हैं? देखिए अकबर, अभी हमारे विवेक भाई साहब ये बोल रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले हाइब्रिड के ऊपर कहा कि हम नहीं जाएंगे, तो फिर हाइब्रिड के लिए भी पाकिस्तान ने एक स्टेप पीछे गया, फिर पाकिस्तान इंडिया वाले मामले में भी पीछे गया। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह है कि एक मुल्क को 28 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट मिला है होस्ट करने के लिए, और ये आईसीसी टूर्नामेंट जब पाकिस्तान को मिला तो ये कोई आज तो नहीं अलॉट हुआ, ना ही ये कोई 2024 के कोई जनवरी के महीने में अलॉट हुआ, ये तो 4-5 साल हो गए पाकिस्तान को टूर्नामेंट मिला हुआ है। आज से 3 महीने पहले कोलंबो श्रीलंका के अंदर आईसीसी की बोर्ड मीटिंग होती है जहां पर इस चैंपियंस ट्रॉफी का बजट मंजूर होता है। तब भी हमारा ये शरारती पड़ोसी चुप रहा, उसके बाद इन्होंने कभी कोई बात नहीं की है। और जो लिख के देने की बात है, देखें ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी डट इस बात पे गए हैं कि ये जबानी जमा खर्च के ऊपर काम चलाते हैं। इन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान के साथ चूंकि हमारी दुश्मनी है, लेकिन मसला सिर्फ यह है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो क्योंकि मोदी सरकार चलाती है तो वो पाकिस्तान अपनी टीम को भेजना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उस वक्त। और ये हकीकत है, कोई इंडियन माने या ना माने, जब वो इंडियन गठबंधन से 100 सीटें हार के कमजोर हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं। सिर्फ एक ही वजह है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के साथ रिलेशन चाहता है। अब बात फंसी हुई है फ्लोटिंग फाइनल और सेमीफाइनल के ऊपर। पाकिस्तान सैक्रिफाइस तो कर गया। देखिए एक बात हम पाकिस्तानियों को पहले दिन से पता थी, लेकिन हम पाकिस्तानी बड़े स्मार्ट हैं। पाकिस्तान ने दोनों मौकों के ऊपर ये स्मार्ट गेम की है कि पाकिस्तान ने पहले ये कहा कि हम हाइब्रिड नहीं मानेंगे, हम हाइब्रिड नहीं मानेंगे। पाकिस्तान को पता था कि इंडिया टीम नहीं भेजने वाला। आपका क्या ख्याल है कि मोहसिन नकवी या पीसीबी के ऑफिसर्स ये इतने सादा है, इनको पता था कि इंडिया टीम भेज रहा है? नहीं, पाकिस्तान चाह रहा था कि जो ये हमारे साथ करेंगे हम भी आगे वही करेंगे। इसलिए अब 70 से भी कम दिन रह गए, चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल नहीं अनाउंस हुआ। उसकी एक ही वजह है, अगर हम कमजोर बोर्ड होते, अगर हमारी अहमियत ना होती, इंडिया पाकिस्तान गेम अगर सोने की चिड़िया ना होती, तो अब तक ये चैंपियंस ट्रॉफी भी हमसे छीन चुकी होती और इन्होंने हमें निकाल भी देना होता। ये नहीं कर सकते। क्या समझते हैं आप, ये फार्मूला जो है, फ्यूजन फार्मूला जो है वो अब हो चुका है और ये सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है?
क्या हम दूसरी तरफ तो नहीं जा रहे? इफ बट्स की बातें खत्म तो नहीं हो गई? विवेक, आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, कुछ भी खत्म तो हुआ नहीं है, और आप जो यहाँ पर इस बात को खुद, हमेशा पाकिस्तान में लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से मिक्स ना करें, बिल्कुल, लेकिन आप खुद यहाँ पर बीजेपी की सरकार, कमजोर सरकार, यहाँ कोई कमजोर सरकार नहीं है। बीजेपी आज भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इंडिया में, और रही बात बीजेपी का ये स्टैंड, अगर वो 400 सीटें भी ले आती तो भी वही होता। आज 240 सीट है तो भी यही स्टैंड है। बीसीसीआई ने अपने पिछले 10 साल में कभी पाकिस्तान अच्छा, मुझे बात बताएं, आपका स्टैंड क्या है? आपका स्टैंड क्या है कि हमने पाकिस्तान से नहीं खेलना या पाकिस्तान में जाके नहीं खेलना? क्या स्टैंड है? दोनों ही स्टैंड है ना। पाकिस्तान से आईसीसी जहां पर हम अवॉइड नहीं कर सकते वहां खेलना है, और पाकिस्तान में जाके तो नहीं खेलना है। ये तो फिर ज्यादती है ना। विवेक, 1 to 1 बात कर रहे हैं यार। अगर हम इतने बुरे हैं, हम इतना कमजोर बोर्ड है, आप हमारी कोई अहमियत ही नहीं है, तो हमसे न्यूयॉर्क में या कोलंबो में क्यों आप खेलना चाहते हैं? हमसे आप बाइकआउट का ऐलान कर दें। ये ऐसा क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल, देखिए, हमें वहां पर भारत यही आता है कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में भारत अवॉइड नहीं कर सकता है, इसीलिए वहां पर वो इन सिचुएशंस पे भारत खेलता है। वरना आप देख लीजिए कब हुआ आखिरी बायलैटरल, 12 साल हो गए बायलैटरल। लेकिन ये इनकंसिस्टेंसी है ना इस बात में, जो एजाज बात कर रहे हैं विवेक। एक तरफ ये कि आप पाकिस्तान से खेल तो रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान आने से इनकार कर रहे हैं, और फिर चलें। अकबर, पैसा है इंडिया पाकिस्तान गेम के अंदर। बिल्कुल, अकबर विवेक से पूछें, ये रिपोर्टर है, इनके पास खबर होगी कि पाकिस्तान ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में कहा कि हमें इंडिया के साथ पूल ए में मत डालो, हम होस्ट हैं, हम अपने तीनों मैच पाकिस्तान में खेलना चाहते हैं, पिंडी, लाहौर, कराची में। हमें इंडिया के साथ जो राउंड गेम है वो दुबई ना भेजो। कोई एक फरीक भी नहीं माना, क्योंकि सोने की चिड़िया इंडिया पाकिस्तान गेम, इसलिए खेला जाता है। ये बात तो दुरुस्त है जी। विवेक, इस पे रिस्पॉन्ड कर दें लास्ट मिनट। जी बिल्कुल, इंडिया पाकिस्तान राइवलरी बिल्कुल बिकती है, और आईसीसी नहीं चाहती है कि वो लॉस अफोर्ड कर सके। आईसीसी ये नहीं चाहती है ये, और आज से नहीं, हर बार से। जब 2007 में भारत और पाकिस्तान को सेकंड राउंड में मिलना था, और दोनों ही, एक आयरलैंड से और एक बांग्लादेश से हार के जब बाहर हो गई थी, तो दोनों टीम नहीं मिल पाई थी, तो आईसीसी को कितने करोड़ों का, अरबों का नुकसान हुआ था। 1500 करोड़ का तब का अनुमान लगाया गया था नुकसान का, और उसके बाद वहां के होटल्स और रेस्टोरेंट, जो एक टेबल, एक रूम्स बुक थे, वो सब कुछ आपको सारा बिजनेस चौपट हो गया था। तब से आईसीसी ने मेक श्योर किया कि दैट ऑलमोस्ट हर बार जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट्स होंगे, इंडिया पाकिस्तान एक पूल में हो, तो वो सिर्फ सोने की यही बात है ना, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, ब्रॉडकास्टर्स भी और आईसीसी भी। बट एट द वेरी सेम टाइम हम सिर्फ इजाज ने इस वजह से बात की, जो आपकी जिस तरह से डिसीजन मेकिंग है वहां पे, स्पोर्ट्स को अलग होना चाहिए सियासत से, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है इस खेल के साथ, बदकिस्मती है कि ये सब कहने की बातें, ये सब कहने की बातें हैं। आपको पता होगा अभी यूक्रेन रशिया में वॉर हुआ है, सबने रशिया से डिस्टेंस बना लिया। आप लोग हमें जरूर बोलते हैं कि यार भारत पाकिस्तान में पॉलिटिक्स क्यों ला रहे हो, खेल को खेल रहने दो। लेकिन आप देखिए ना, रशिया यूक्रेन से वॉर हुआ, रशिया को ओलंपिक्स खेलने नहीं मिलता। पिछले बार आरओसी के बैनर पे खेले, इस बार उनके उसकी बहुत सारी और वजह है। वो तो उससे पहले हमने कोल्ड वॉर भी देखी हुई है अमेरिका और रशिया के दरमियान। अब दोबारा एक वो सुपर पावर से बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ जाने वाला मामला, तो वो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। 2022 में एक चेस का चैंपियनशिप हुआ था, जो कि इंडिया में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि रशिया से छीन लिया गया था, तो उसके बाद का नेक्स्ट ऑप्शन इंडिया था। चलिए, बात तो फिर वहीं की वहीं आ गई कि अगर आपने उसको पॉलिटिक्स को मिक्स करना है स्पोर्ट्स के साथ, तो उसमें क्या निकल सकता है। लेकिन पाकिस्तान इज टेकन प्रिंसिपल्ड, एक उसूली मौक़िफ़ पे डटा हुआ है इस वक्त पाकिस्तान। बाजवा साहब, इस प्रोग्राम में मुबारकबाद दें पूरी कौम को कि पाकिस्तान में पीसीबी ने, मोहसिन नकवी ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा काम है। इट्स अ मैक्सिमम। आप देखें, पाकिस्तान के सियासतदान जो है वो आईएमएफ के साथ फंसे हुए हैं, और पीसीबी जो है वो हमारा आईएमएफ भारत की तर्ज पर है। मैं भट्ट साहब बिल्कुल मुबारकबाद दूंगा जब ये चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी। अभी तक का जो स्टांस है वो बिल्कुल ज़बरदस्त है, लेकिन ये होता भी आगे नजर आए, ये सिर्फ ये लिप सर्विस तक ना रहे, और उसके बाद ये ना हो कि हम उस प्रेशर में आ जाएं, वो जिस वजह से मर्जी हो, पैसों की वजह से हो, पीसीबी का या आईसीसी का प्रेशर हो, या जो मर्जी हो। बहुत शुक्रिया एजाज वसीम बाकरी, आपका भी, विवेक प्रभाकर, आपका भी बहुत शुक्रिया। छोटी सी ब्रेक है नाज़रीन, हमारे साथ है। वेलकम बैक। बरतानिया में एक 10 साल की बच्ची जिसका बाप पाकिस्तानी नजाद कत्ल कर दी गई पिछले साल, और वो शख्स पाकिस्तान आ गया। फिर उसके बाद खैर बरतानिया में ट्रायल शुरू हुआ, यहाँ से उस शख्स को
जिसका नाम इरफान शरीफ है, उसको एक्स्ट्राडाइट करके यूके ले जाया गया। वहाँ पर ट्रायल चलता रहा और उस ट्रायल में जो तफसीलात अनफोल्ड हुई, जिसकी वजह से पूरा बरतानिया आप कह लीजिए और बल्कि पूरी दुनिया एक शौक में है और दिल दहला देने वाली स्टोरी है। और यहाँ पे पाकिस्तानी एक इन्वॉल्व्ड है और इस तरह की स्टोरीज पहले भी आती रही हैं, लेकिन ये एक मासूम 10 साल की बच्ची सारा शरीफ का मामला है। जो डिटेल्स हैं इसकी वो दिल दहल जाता है खुदा की कसम उन्हें सुन के। मुर्तज़ा अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साहब लंदन में होते हैं। और थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल शाह साहब, आपने वक्त दिया, आपने ट्रायल विटनेस भी किया है वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशंस में चीज़ें सामने आई, जिसमें अल्टीमेटली इस बेईमाना कत्ल का एतराफ़ भी इस बच्ची के बाप ने कर लिया। थोड़ा सा तो पहले ज़रा वो बताइएगा कि कोर्ट रूम में आपने क्या मनाजर थे, क्या वहाँ पर ये जो एंड अप हुआ ट्रायल वो क्या था सब? जी बाजवा साहब, ये तकरीबन ये 1.5 महीने ये ट्रायल चला और आपको उसको बैकग्राउंड का तो आपको पता ही होगा कि ये पिछले साल अगस्त में ये कत्ल हुआ था जी। और जब ये कत्ल करके ये इरफान शरीफ और उनकी जो सेकंड वाइफ है जो सारा शरीफ, जो 10 साल मासूम बच्ची है जिसका कत्ल हुआ, उसकी सौतीली माँ बिनिश और उनके जो अंकल फैसल मलिक, ये पिछले साल अगस्त में ये कत्ल करने के बाद यहाँ से ये भाग गए थे पाकिस्तान, जेलम अपने घर चले गए थे जहाँ पे उनके वालिद रहते हैं इरफान शरीफ के। और फिर वहाँ से उनको तकरीबन 1.5 महीना लगा था, एक्स्ट्राडाइट करवाया गया, उनको वापस लाया गया, चार्ज किया गया और ये ट्रायल हुआ कोर्ट रूम में। जो बहुत सिंपल जो फैक्ट्स थे वो थे ज्यूरी के सामने, ओल्ड बेली में ये ट्रायल चला और उसमें ये था कि 10 साल बच्ची है, उसको जिस अंदाज में कत्ल किया गया। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बाजवा साहब वो ये है कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ सारा शरीफ का, उसमें 3 बहुत खौफनाक चीज़ें सामने आई कि 10 साल एक बच्ची है जो म्यूजिशियन बनना चाहती है, डांस करना चाहती है, खुश रहना चाहती है, बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है, उसकी 25 हड्डियां क्रिटिकली टूटी हुई थी, 25 हड्डियां 10 साल बच्ची के जिस्म पे। एक दूसरा जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनमें जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स में सामने आया कि 25 हड्डियां टूटने के अलावा उसके जिस्म पर 75 जख्मों के निशानात थे, पाँव से लेके उसके सर तक के, यानी हड्डियां नहीं टूटी थी लेकिन ऐसे मार्क्स थे कि जो टॉर्चर हुए हुए थे। आप अंदाज़ा करें कि 10 साल बच्ची को अगर 75 जगहों पर मार्क्स हैं तो उसको कितना टॉर्चर किया गया। तीसरी बात, जो वहाँ पे जो मेडिकल एक्सपर्ट थे उन्होंने कोर्ट को बताया कि उसकी जो स्पाइन है, जो बैकबोन है, उसके ऊपर जो इंजरी थी सेपरेट टू दीज 75 इंजरीज, कि वो इंजरी का आप इम्पैक्ट उस तरह से मेजर कर सकते हैं कि अगर आप एक 10 साल बच्ची को 1-2 मंजिला इमारत से 3 दफा नीचे गिराएं, एक दफा गिराएं, वापस ले जाएं, फिर नीचे फेंके और फिर फेंके, उन 3 दफा गिरने से जो इम्पैक्ट टोटल आएगा वो उसके स्पाइन के ऊपर था। इस हद तक उस बच्ची को इन्होंने टॉर्चर किया और मारा। और ये कि उसको जो टॉर्चर किया किसने किया, जो क्रिकेट बैट है, जो क्रिकेट बैट से उसको मारा, जो पोल से उसको मारा, जो हुड में डाल के उसको मारा, लातों मुक्कों से उसको मारा, और जो असॉल्ट था उसके ऊपर, ये पूरी कैंपेन थी जो तकरीबन 1.5 से 2 साल उस घर में चली और उसके बाद उसको इस तरह से कत्ल किया गया। शाह साहब, ये जिस तरह से जो सफाकियत आप बता रहे हैं, जो दरिंदगी आप बता रहे हैं, बहुत से केसेस यहाँ पे हमने रिपोर्ट किए हैं और उनको देखा है उनकी इन्वेस्टिगेशंस में कि जो बच्चे छोटे या फिर और इस तरह से विक्टिम्स, टीनेजर्स जो अगवा हो जाते हैं और जो दिमागी मरीज होते हैं, यहाँ पे जो साइकोपैथ्स हैं, जो किलर्स हैं, ये पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह का तशद्दुद तो उन बच्चों पर भी नहीं हुआ होता जिनको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। यहाँ पे सगा बाप है और चले माँ सौतेली है, लेकिन वो भी एक पाकिस्तानी औरत और एक औरत है और 30 साल की औरत है। क्या ये दिमागी मरीज हैं दोनों? क्या कोर्ट रूम में इस हवाले से फाइंडिंग निकली? देखिए, जो ये तो बिल्कुल दो चीज़ें बहुत वाज़े तौर पे सामने आई कि जो इरफान शरीफ है वो एक क्लेवर शख्स तो था, लेकिन वो मेंटली जो है ना वो बिल्कुल वो दिमागी तौर पे वो किसी हद तक क्लियर था कि हिला। और उसकी वजह ये है कि उसने ट्रायल में आके सबसे पहले तकरीबन उसने 2 वीक्स तो इनकार किया कि मैं कत्ल में मुलव्वस हुई नहीं, मेरी बीवी मुलव्वस है और मेरा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं। और फिर उसने अचानक अपनी जो विटनेस स्टेटमेंट है वो चेंज की और उसने कहा जी कि मेरी बीवी और मेरे भाई की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सारा कुछ आप मेरे ऊपर डालें। और उसके जो बातचीत से, जिस तरह से उसने पाकिस्तान जाकर पुलिस को खुद फोन करके बताया कि मैं अपनी बेटी को मार के आया हूँ, खुद बेटी को मारने के बाद उसके जो नोट छोड़ा उसकी जो डेड बॉडी के साथ, उसमें भी अपने हाथ से लिखा हुआ नोट लिख के आया। ये सारी चीज़ें ये
जाहिर करती हैं कि वो एक बहुत ही डिस्टर्ब शख्स की ये हो सकता है, लेकिन उसकी पूरी हिस्ट्री है। यहाँ पर उससे पहले 2 उसकी पॉलिश गर्लफ्रेंड्स रही थी, जो एक्चुअली जो सारा शरीफ थी उसकी माँ भी पॉलिश थी, ओगला उसका नाम था। उससे पहले उसकी 2 गर्लफ्रेंड्स रही थी, वो पॉलिश थी, और उन दोनों ने जो उस वक्त कंप्लेंट की पुलिस को कि वो हमें मारता है, हमारे पासपोर्ट उसने पकड़े हुए हैं और वो हमें गुलामों की तरह रखता है, और ये कि उसका वो मतलब मारपीट पे यकीन रखता है, लेकिन वो डिस्प्यूट खार, वो कहीं उनके क्रिमिनल चार्जेस उसमें नहीं हुए थे। सो एक पूरा बिहेवियर है उसको। और ये भी कोर्ट रूम में सामने आया कि जो बिनिश बतूल थी वो खुद सारा शरीफ को नहीं मारती थी, खुद भी मारा है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह बाप मारता था। वो करती ये थी कि वो इरफान शरीफ जब काम पे होता था तो उसको वो इंसाइट करती थी कि सारा ने ये कर दिया, सारा ने ये कपड़े फेंक दिए, तुम्हारे कपड़े कैंची से काट लिए, बदतमीजी कर रही है, तुम आगे इसको सॉर्ट आउट करो। और फिर वो काम छोड़ के आता था और उसको आगे मारता था, इतना मारता था। काबिल एहतराम मुर्तज़ा अली शाह साहब, जब लंदन में मिसाक जमहूरियत हुई थी, बेनज़ीर नवाज शरीफ की थी, इत्तेफाक है मैं भी मौजूद था। आप बहुत पॉलिटिकल तेज़ सरगर्मियाँ उस वक्त मैं आपकी देख रहा था, इसलिए मुझे पता कि आप सियासत पर भी मुकम्मल अबूर रखते हैं। इस मौके का फ़ायदा लेते हुए मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि एक तरफ तो लंदन में नवाज शरीफ का फ्लैट है जहाँ पर कोई बंदा खड़ा है वो एक दूसरे को टच नहीं कर सकता, गालियों का गलीज तबादला होता है और प्रोटेस्ट होते हैं। दूसरी साइड पर अगर आप जो बयान कर रहे हैं, आपने पूरी बात की है, तो ये कत्ल वाली और बहुत जालमाना जो है वो कत्ल हुआ है। ये क्या सोसाइटी है, ज़रा आसान ज़बान में बताएंगे कि इंग्लैंड की सोसाइटी क्या है और वहाँ जो पाकिस्तानी नसाद अफराद हैं उनको आप क्या मशवरा देना चाहते हैं? देखें, जो आपने मिसाल दी ना, देखें वहाँ जो होता है एवनफील्ड के बाहर या और बाकी पॉलिटिकल वो एक पब्लिक व्यू में होता है ना, वहाँ पुलिस भी देख रही होती है, लोगों को डर होता है कि अगर किसी पे हाथ उठाया तो हम चार्ज हो जाएंगे, पुलिस पकड़ेगी। यहाँ ये सारा तशद्दुद हुआ एक माइनर के ऊपर, एक बच्ची के ऊपर, और घर के अंदर हुआ, और 10 साल की उम्र में जिस तरह से उसको मारा गया, उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये नॉर्मल है, इस तरह मारा जाता है। लिहाजा सारा शरीफ ने कभी स्कूल में भी नहीं बताया, नेबर्स ने देखा, टीचर्स ने उसको देखा कि उसके ऊपर निशानात है, लेकिन वो निशानात कवर करने के लिए उन्होंने उसके ऊपर हिजाब पहना दिया, और उन्होंने स्कूल को बताया कि ये अब मुस्लिम फैमिली है और ये हिजाब पहनती है ताकि उसके जख्म ना ज़ाहिर है। तो ये जो तशद्दुद हुआ छोटी बच्ची के ऊपर, ये घर के अंदर हुआ है। यहाँ पे देखें, ये पूरी सोसाइटी के बारे में तो हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये वो मुल्क है जहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा उनकी केयर भी है, उनके हुकूक भी हैं। लेकिन ऐसे जो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं कि जहाँ पे सिस्टम का फेल हो रहा है, सारा शरीफ के केस में तो बहुत वाज़ेह लग रहा है कि उसके शुरू से जब पैदा हुई थी उसके फ़ौरन बाद उसकी जो इरफान शरीफ और उसकी जो पॉलिश वाइफ थी उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। वो बेचारी का वो पूरा चाइल्डहुड डिस्टर्ब रहा, फिर उसने दूसरी शादी की, बिनिश बतूल आई, उसके बाद उसके लिए और प्रॉब्लम शुरू हुए। तो उसने तो ज़िंदगी में सुकून 10 साल में उसने देखा ही नहीं। लेकिन ये इस तरह के जो वाक़यात हैं वो कम होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो उनकी पूरी जो गोरी ग्राफिक डिटेल्स हैं वो पब्लिक में लाई जाती हैं ताकि लेसन सीखे जाएं और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आप जो फरमा रहे हैं वो दुरुस्त है, लेकिन ये जो इस तरह के वाक़यात हैं जो मैंने आपसे पहले भी पूछा, मुजाहरे हैं या ये जो कत्ल घर के अंदर हुआ है, ये पाकिस्तानी अफराद ही करते हैं या वो काले गोरे जो हैं वो सभी ये करते हैं वहां पर? देखिए, इसमें जो अगर आप देखें तो अच्छा, सारा मैं आपको एक थोड़ा सा तफसील में बताऊंगा कि सारा शरीफ का जो वर्डिक्ट आया है उसके बाद पता चला कि सिर्फ पिछले साल 1.5 साल में तकरीबन 500 ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए जहां बच्चों को घरों में उनके ऊपर टॉर्चर किया। अब यहाँ टॉर्चर की भी डिफरेंट वो फॉर्म्स है, लेकिन ये वाला जो जिस तरह से हुआ ये किसी भी घर में हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा ये देखने में आया कि जो जिस ग्राफिक डिटेल जो इस केस में सामने आई, किसी 10 साल की बच्ची के हवाले से मैंने कम अज कम अपनी जो रिपोर्टिंग में जो मैंने पढ़ा है, यहाँ पे मैंने इस तरह का केस नहीं देखा जितना हॉरिफिक ये केस है। लेकिन इस तरह के जो वाकयात हैं, बच्चों के ऊपर टॉर्चर होना, ये जो इंग्लिश कम्युनिटी है वहाँ से भी रिपोर्ट हुए, आयरिश कम्युनिटी से रिपोर्ट हुए, मुख्तलिफ तकरीबन हर कम्युनिटी से रिपोर्ट हुए हैं कि बच्चों के ऊपर किसी हवाले से टॉर्चर किया गया। और यहाँ पे देखिए, एक थप्पड़ मारना भी टॉर्चर कंसिडर होता है और उसके ऊपर भी यहाँ पुलिस बच्चे आपसे जो है ना काउंसिल ले जाती है। आप पाकिस्तान में तो रूटीन में ना गुजरते हुए किसी को थप्पड़ मार दिया। आप पाकिस्तानियों के पाकिस्तानी जो वहाँ पर यूरोप में मुकीम है और बिलखुसूस बरतानिया की बात कर लें तो बहुत से केसेस ये रिपोर्ट हुए हैं कि एक लड़की, जवान लड़की, वो यहाँ से वहाँ पर शादी करके ले गए या वहाँ से ज़बरदस्ती यहाँ पर भेज दिया, फिर यहाँ पर घर वालों ने मार दिया। तो ब्रिटिश मीडिया में ये बहुत सारी चीज़ें इस तरह की रिपोर्ट हो चुकी हैं।
पाकिस्तानियों की इस टॉर्चरस मेंटालिटी से रिलेटेड। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी कि पाकिस्तानी सभी इसी तरह के हैं, लेकिन अजीब सी बात है, ज़ाहिर है कि हमारा फिर ज़्यादा इंटरेस्ट उस चीज़ में हो जाता है कि अगर बैरून मुल्क कोई इस तरह का केस रिपोर्ट और उसमें पाकिस्तानी उसमें इन्वॉल्व हो। मैं ब्रिटिश जर्नलिस्ट्स की, डिफरेंट पब्लिकेशंस की जो स्टोरीज मैंने ये सारा शरीफ केस के हवाले से पढ़ी हैं, उसमें एक तासुर ये मिलता है, एक हिंट ये नजर आती है उसके अंदर बाकायदा, एंड दे डोंट उस पर लैतुलाल से काम नहीं लेते कि पाकिस्तानी पेंट करने वाला मामला होता है ना, जैसे मिसाल के तौर पे 9/11 के बाद मुसलमान सारे यूं के, तो पाकिस्तानी सारे यूं के, पता नहीं उसका इम्पैक्ट तो आता होगा ज़ाहिरी तौर पे जब मीडिया उसको इस तरह से रिपोर्ट करना शुरू कर देता है, इस पाकिस्तानी ने पहले ये किया था, उस पाकिस्तानी ने पहले ये किया था, अब इस पाकिस्तानी ने ये कर दिया, तो क्या इम्पैक्ट उसका सोसाइटी में आता है? शाह साहब ये बाजवा साहब, ये आपने बड़ा जबरदस्त एंगल ये पकड़ा है यहाँ पे। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ, इसका इम्पैक्ट क्या है। देखें, यही जब ये कहा जाता है ना कि मुस्लिम एंड पाकिस्तानी, उसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और देखिए, जिस हद तक इस केस को जितने भी प्रोजेक्शन मिले वो कम है, ज्यादा मिलने चाहिए, क्योंकि जो जुल्म हुआ है ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस अंदाज में जो आप बात कर रहे हैं ना, मीडिया यहाँ पे खासतौर पर राइट विंग मीडिया ये नैरेटिव डेवलप करता है कि देखिए ये पाकिस्तानी है, इमिग्रेंट है, और ये उस मेंटालिटी के साथ आते हैं। ये पूरा जो पाकिस्तानी और जो फॉर एग्जांपल कि इवन एशियंस जो इमिग्रेंट्स हैं, ये पूरे उनके जो इमिग्रेशन का सिस्टम है ये उसको अटैक करते हैं कि ये इस तरह के जो पुरतशद्दुद जो नजरियात और ये इस तरह का बिहेवियर लेकर ये किसी और मुल्क से आए, ये हमारे में से नहीं है। तो ये जो पूरा एक नैरेटिव है ये उसमें फिट होता है। यहाँ से आप जो एक्स पे आप जाके देखें, ट्विटर पे, वहाँ जो ये इंताब पसंद ग्रुप्स हैं वो सारे ये लिख रहे हैं कि देखें जी मुसलमान ऐसे, पाकिस्तानी जी ऐसे। और ये सुन लीजिएगा, पिछले अरसे में आपको पता है लिवरपूल के इर्द वहाँ पर रेशियल राइट्स हुए थे, जिसमें मसाजिद को जलाया गया था, वो किया गया था। वहाँ पे एक्चुअली ये था ही सारा, इससे रिलेटेड ये चीजें थी कि मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को पीडोफाइल कहा जाता है कि भाई ये जो है ना वो बच्चियों के साथ ये ज्यादतियों में मुलव्वस रहे। हालांकि अभी तक जो पिछले 15 से 20 साल में जो कन्विक्शंस हुई हैं, इसमें तकरीबन 200-250 पाकिस्तानी ओरिजिन, कश्मीरी ओरिजिन जो क्रिमिनल है, जो सेक्सुअल ग्रूमिंग में इन्वॉल्व था। गोरों की तादाद हजारों में है, लेकिन मीडिया उसको डिस्कस नहीं करता। लेकिन उसमें पाकिस्तानियों के जो केसेस हैं, उनको टाइम्स अखबार है, उसने उसके ऊपर पूरे यानी पेजेस अपॉन पेजेस की उसने कैंपेन चलाई। टारगेट ये था कि ये पाकिस्तानी कर रहे हैं, जबकि वही काम जब वो गोरा करता है तो वो सिंगल कॉलम में खबर आती है। तो ये वाली देखें, इससे स्टीरियोटाइप डेवलप होती है, इस्लामोफोबिया में इजाफा होता है, इमिग्रेशन के खिलाफ जज्बात वो सामने आते हैं, पाकिस्तानियत के खिलाफ आते हैं, मुसलमानों के खिलाफ आते हैं। तो इसके जो ऑब्वियसली ये जो हुआ है ये तो बहुत ही बड़ा जुल्म हुआ है। लेकिन इसकी दूसरी तरफ ये है कि रियल लाइफ में पाकिस्तानियों के ऊपर इसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट है ओवरऑल सोसाइटी जो जहां चंद एक हैं इस तरह के, लेकिन उनकी वजह से बाकियों को भी सफर करना पड़ता है, स्टीरियोटाइप होते हैं। थैंक यू मुर्तज़ा अली शाह साहब, आपके कीमती वक्त का अफसोसनाक स्टोरी। और पाकिस्तानियों को वहाँ पे बाकी कम्युनिटी है उनको भी नज़र भी रखनी चाहिए, एहसास भी करना चाहिए कि किसी एक काली भेड़ की वजह से पूरा एक सोसाइटी जो है, एक जो हम जो पाकिस्तानी हैं वो सब बदनाम हो जाते हैं। खैर, प्रोग्राम आपने देखा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।